हेलो फ्रेंड्स, और टीचर एग्जाम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। ठीक है, सी-टेट की संस्कृत, वो भी चैप्टर नंबर 5 से। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 जिसका होगा संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, यानी कि संस्कृत भाषा शिक्षण की विधि। तो टॉपिक क्या है आज का? आज का टॉपिक है भाषा। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में आता है। ठीक है, देखते हैं भाषा क्या है। नंबर 1, भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। यानी कि जो भाषा शब्द होता है वो किससे बना है? वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। और ये इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि बोलना और कहना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। भाषा मुख से निकलने वाली सार्थक शब्दों वाक्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों भावों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट, जो सी-टेट में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वीट के अनुसार, यानी कि स्वीट एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषा शिक्षण के उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्ति। यानी कि भाषा शिक्षण के क्या होते हैं? भाषा शिक्षण के 2 उद्देश्य होते हैं, एक होते हैं ग्रहण और दूसरा होता है अभिव्यक्ति। ठीक है, बाकी देखते हैं बाकी उद्देश्य। संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, भारतीय संस्कृति का ज्ञान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करना। पॉइंट नंबर 2, सेकंड देखते हैं। राष्ट्र के प्रति, संस्कृत के प्रति समादर व भावात्मक एकता का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट, विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत बोधपूर्वक सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की भाषा का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत भाषा में साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना। यानी कि यहाँ पे देखिए, पहले पॉइंट को समझते हैं। भारतीय संस्कृति का ज्ञान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना। यानी कि संस्कृत भाषा का उद्देश्य है कि जो हमारे पूर्वजों को आती है वो अपने छोटे जो उनके बच्चे हैं उन तक पहुँचाए, फिर जो उनके बच्चे होंगे उन तक पहुँचाए। ठीक है, तो इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है, स्टेप टू स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का मतलब था राष्ट्र के प्रति, संस्कृत के प्रति समादर भावात्मक एकता का विकास करना। यानी कि राष्ट्र यानी देश कि सबके प्रति सभी के मन में एक आदर और अच्छी भावना, एकता की भावना का विकास करना। ठीक है, बढ़ावा देना। इस वाले पॉइंट का मतलब है संस्कृत भाषा का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। यानी कि संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, जो कि सामान्य रूप से। और 4 का है सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की क्षमता का विकास करना। यानी कि भाषा जो होती है संस्कृत, वह सुनने की क्षमता भी उसमें हो, बोलने भी, उसे बोलने भी आनी चाहिए, थोड़ा पढ़ने भी आनी चाहिए और लिखने भी आनी चाहिए। और साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करना भी होना चाहिए। यानी कि रुचि को उत्पन्न करना भी बनाना है हमें बच्चों में कि संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट है शिक्षण। यानी कि संस्कृत भाषा में शिक्षण, कक्षा में पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अतः क्रिया शिक्षण कहलाती है। यानी कि कक्षा में जो पाठ्यक्रम को लेकर शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली सुव्यवस्थित अंतःक्रिया शिक्षण कहलाती है। यानी कि शिक्षक और छात्र जो होते हैं उनके बीच में जो अंतःक्रिया होती है, जो आपस में बातचीत होती है, ठीक है, वो क्या है? वो एक शिक्षण होता है। लेकिन शिक्षण में क्या होता है? शिक्षक जो है छात्र को ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, अंतःक्रिया के द्वारा कुछ ना कुछ ज्ञान उसे सिखाता है। शिक्षण विधियाँ, शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करना ही शिक्षण विधियाँ कहलाती है। यानी कि जो बच्चा है उसकी मानसिक लेवल के अनुसार ही उसे पढ़ाना, सिखाना, उसको संस्कृत का ज्ञान प्रदान करना, वही क्या कहलाती है? शिक्षण विधियाँ कहलाती हैं। संस्कृत शिक्षण विधियाँ, यानी कि संस्कृत शिक्षण की विधि। ठीक है, अब यह जो संस्कृत शिक्षण की विधि है इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखते हैं पहला भाग कौन सा है?
परंपरागत प्राचीन विधि, दूसरा है नवीन आधुनिक विधि और फिर है नवीन उपागम विधि। ठीक है, इनको हम समझते हैं स्टेप से कि कौन सी विधि कब यूज हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले अब विधि करेंगे हम परंपरागत या प्राचीन विधि, जो कि संस्कृत शिक्षण की विधियाँ थी। ठीक है, तो परंपरागत और प्राचीन विधि को पाठशाला विधि भी कहते हैं और गुरुकुल की विधि भी कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृत शिक्षण में कितनी है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पाठशाला विधि, जिसे गुरुकुल परंपरागत भी कहते हैं। दूसरा है व्याकरण अनुवाद विधि जो या भंडारण विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को ही भंडारण विधि भी कहते हैं। ठीक, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाठशाला विधि, जिसे गुरुकुल परंपरा विधि के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 मौखिक एवं अभिव्यक्ति विधि। वैदिक शिक्षा मौखिक होती थी। वेद मंत्रोच्चारण उच्चारण का बार बार मौखिक उच्चारण करके कंठस्थीकरण होता था। यानी कि आपने देखा होगा कि रामायण महाभारत वगैरह जो राजाओं के पुराने पुराने नाटक वगैरह देखी होंगी आपने या मूवी, उसमें आपने देखा होगा कि गुरु क्या होता था, पेड़ के नीचे बैठ जाता था और बच्चों को जो है बोलकर ज्ञान देता था, है ना। और बच्चे जो हैं उसको याद करके उसको तुरंत ऐसे का ऐसा ही सुना देते थे। तो याद करना यानी कि कंठस्थ करके, कंठस्थ का मतलब होता है याद करना। ठीक है, तो वो थी मौखिक या अभिव्यक्ति विधि। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट था। दूसरा, छात्र द्वारा दिया गया उच्चारण संबंधी दोष को शिक्षक व्यक्तिगत रूप से दूर करता था। यानी कि कोई बच्चा है और अगर वो गलत बोल रहा है, किसी चीज़ को बता रहा है गुरु कोई भी वर्ड, और वो उसे ठीक से नहीं बोल पा रहा है, तो यानी कि वो गलत बोल रहा है, तो गुरु जी जो हैं यानी कि जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, तो वो उसी समय क्या करता है, उसके गलत बोले हुए वर्ड को उसे ठीक बताता है कि बेटा आपने ये गलत बोला है और ये नहीं ये है। तीसरा, प्रतिदिन नवीन पाठ प्रारंभ करने से पूर्वगत पाठ का मूल्यांकन किया जाता था और अब तक पढ़ाए गए पाठों के मुख्य बिंदु की आवृत्ति के बाद ही उन्हें आगे बढ़ाया जाता था। यानी कि जब तक बच्चा को जो पहले पाठ उसने कराया है गुरु ने और वो उसको पूरी तरह से ठीक से नहीं सीख जाता, तब तक उसे आगे दूसरा पाठ नहीं करवाया जाता था। पहले ही पाठ को अच्छे से पढ़वाया जाता था, अच्छे से सिखाया जाता था। नेक्स्ट, कंठस्थीकरण पर अधिक बल था। यानी कि पहले जो है कंठस्थीकरण का मतलब है याद करना, याद करने पर पहले ज़्यादा बल था, क्योंकि पहले कॉपी किताब वगैरह ऐसा होता नहीं था जैसे आज के टाइम पर है काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने की। तो पहले एक ही माध्यम था कि बच्चों को ऐसे ही याद करवाया जाए। आपने प्राइमरी स्कूल में आज भी देखा होगा कि टेबल याद कराते तो बच्चों को लाइन से खड़ा कर देते हैं और उनको रटवाते हैं। एक बच्चा बोलता है, उसके पीछे सारे बच्चे बोलते हैं, है ना। 5, तो अब आता है लाभ। ठीक है, जो कि संस्कृत शिक्षण का जो ये विधि है उसके लाभ। छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता था, वह मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती थी। यानी कि इस विधि से जो है बच्चों का छात्र का उच्चारण शुद्ध होता था, क्योंकि जब वो रोज़ रोज़ बोलेगा तो उसका जो है बोलने की क्वालिटी अच्छी होगी और मौखिक अभिव्यक्ति सशक्त होती थी, है ना। अब नेक्स्ट है सूत्र विधि, जो कि संस्कृत शिक्षण की दूसरी विधि आ गई सूत्र विधि। अब सूत्र विधि का उद्देश्य सबसे पहले पढ़ते हैं। गागर में सागर, यानी कि घटे समुद्र पुराणम। ठीक है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ चुका है, जिस पे भी इम्पोर्टेंट लगे मतलब वो सीटेट में आ चुके हैं। संस्कृत व्याकरण और दर्शन शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। इसके द्वारा नियमों को सूत्र रूप में कंठस्थीकरण किया जाता था। यानी कि जो संस्कृत की सूत्र विधि है, इसमें सूत्र को जो है कंठस्थीकरण किया जाता था, याद किया जाता था, और यह एक प्राचीन विधि है। ठीक है, और इसके लाभ है जटिल विषय को समझने में, याद रखने में सुविधा होती थी। यानी कि जो कठिन विषय होते थे, हार्ड होते थे ना, उनको समझने में, उनको लाभ करने में, जो याद रखने में मतलब बहुत अच्छी थी विधि, सुविधा होती थी। संस्कृत की तीसरी विधि है परायण विधि। अब परायण विधि को देखते हैं। परायण विधि में है कंठस्थीकरण पर बल देते हुए वैदिक मंत्रों की बार बार आवृत्ति करके उन्हें कंठस्थ करवाया जाता था। यानी कि परायण विधि का मतलब है कि जो संस्कृत की विधि होती थी परायण विधि, उसमें क्या करते थे, जो वेद वगैरह प्राचीन समय में रहते थे, धार्मिक ग्रंथ, हिंदू धार्मिक ग्रंथ थे,
तो उनके जो मंत्र होते थे उनको जो है याद करवाया जाता था, उन्हें तो रटवाया जाता था, क्योंकि उनमें तो कुछ भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसे कि ऐसे ही उसे स्मरण करना होगा ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, वैदिक मंत्रों के उच्चारण से स्वर पाठ का पारायण कहते हैं। ऐसा करने वाले को पारायणिक कहा जाता था, यानी कि जो वेदों का मंत्र होते हैं, जो वेद मंत्र होते हैं, हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं वो वेद, 4 वेद होते हैं ना, अर्थवेद, सामवेद, ऋग्वेद, है ना, ये तो उसके जो मंत्र होते थे जो उनको तो बोला जाता था, तो जब उनको पढ़ा जाता था मतलब बोलते थे, जैसे हवन वगैरह होता है तो पंडित मंत्र बोलता है, तो ऐसे बोलने पढ़ने वाले को पारायण कहते थे, है ना। लेकिन ऐसे करने वाले को पारायणिक कहा जाता था, यानी कि जो मंत्र होता था, मंत्र को तो पारायण कहते थे, और जो पढ़ता था उसको पारायणिक कहा जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है लाभ। ये इम्पोर्टेंट भी है लाभ। इनमें प्राप्त ज्ञान को स्मृति में संचित करने पर बल दिया जाता था। इनमें प्राप्त ज्ञान को क्या था, संचित करने पर बल दिया जाता था। अब नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। संस्कृत भाषा की कौन सी विधि, वाद विवाद विधि। ठीक है, अब इसको देखते हैं। किसी विषय पर चर्चा की एक औपचारिक विधि है। वाद विवाद में दो परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते और दूसरों के कथन का खंडन करने का प्रयास करते हैं। यानी कि ये जो संस्कृत की विधि है, चौथा नंबर 4 विधि है, ये इसका नाम है वाद विवाद विधि। तो इसमें क्या होता था कि ये 2 समुदाय आपस में बच्चों को बांट दिया जाता था कि एक तरफ वो और एक तरफ ये। ठीक है, और किसी भी टॉपिक को लेकर उनके आपस में वाद विवाद कराया जाता था 2 बच्चों में। जैसे कि आज आप देख रहे हो अंताक्षरी खेलते हैं तो 2 टीम में बच जाते हैं, उनका अब तुम्हारा नंबर, अब तुम गाना गाओ, अब तुम गाना गाओ, ये वाली हार गई, वो वाली हार गई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से। या फिर आपने न्यूज में देखा होगा कि नेताओं की आपस में बहस होती है तो एक ही टॉपिक पे वाद विवाद होता है, हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी पार्टी ने वो किया। तो ये वो विधि है वाद विवाद विधि। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट है शास्त्रार्थ तथा संवाद इसी के उदाहरण हैं। यानी कि शास्त्रार्थ और संवाद, पुराने समय में तो शास्त्रों पे लेके और आपस में संवाद होता था, तो ये वाद विवाद विधि के द्वारा ही होता था। ये बहुत अच्छी विधि है वैसे ये भी। इसमें क्या होता है कि किसी भी टॉपिक से अगर बच्चा बहस करता है तो उसकी जो स्मरण शक्ति बढ़ती है, दोनों ही टीम के बच्चे कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते हैं और उनकी भाषा का भी विकास होता है, उनका मानसिक विकास भी होता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है लाभ। लाभ में है तर्क शक्ति का विकास और भाव प्रदर्शन की शक्ति का विकास होता था। देखो बच्चों में तर्क करने की शक्ति होती थी, बात बात करके अरे नहीं वो ऐसे था, इसका ये मीनिंग था, वो उसने ये था, है ना। और प्रभाव प्रदर्शन यानी कि ये प्रश्न क्यों से आया, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो नए नए प्रश्न उठेंगे, उनके आंसर भी उठेंगे, तो बच्चों का जो है अच्छा विकास होता था। अब नेक्स्ट विधि है व्याख्या विधि। वो बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृत की व्याख्या विधि। ठीक है, पहला पॉइंट इसका पढ़ते हैं। छात्रों की शंकाओं का समाधान करने के लिए गुरु व्याख्या विधि अनुसरण करते थे। व्याख्या के 6 अंगों का श्लोक किया जाता था, श्लोकबद्ध किया जाता था किसकी, व्याख्या के 6 अंगों का। अब देखो ये जो है वो 6 अंग इसके अंदर आते हैं। पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपोढ़ समाधानम व्याख्याम नाम परिढम मतम। ठीक है, अब इसका आता है लाभ। इस सूत्र के द्वारा भी है बताया गया कि व्याख्या के 6 अंग होते हैं। ठीक है, कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं। ये ना षड् मतलब 6, व्याख्यान मतलब व्याख्या, समाधानम समाधान की। ठीक है, नेक्स्ट है लाभ। विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती थी। दूसरा मानसिक क्रियाशीलता का विकास होता था। तीसरा है भाषा पर अधिकार होता था। ये सूत्र तो नहीं आएगा लेकिन आपको वैसे याद रखना कि व्याख्यान विधि है क्या। ठीक है, तो व्याख्या विधि संस्कृत की बहुत इंपॉर्टेंट है, बस व्याख्या विधि क्या है, क्यों है, किस लिए, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। अब प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है देखते हैं। प्रश्नों के माध्यम से व्याख्यान होता था। प्रत्येक प्रश्न के पश्चात छात्र की आवृत्ति करते थे।
इस प्रकार संपूर्ण व्याख्यान समाप्त हो जाता था। यानी कि पहले जो है एक प्रश्नोत्तर विधि थी, जिसमें क्या होता था, छात्र शिक्षक से और शिक्षक छात्र से प्रश्न करते थे, तो उसके जो आंसर होते थे उसके ऊपर गुरुजी व्याख्यान देते थे कि इसका आंसर ये है, वो नो है, ये इसलिए है ना। तो मतलब उसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते थे। तो वो था लाभ। जिज्ञासु छात्र सक्रिय होते थे। तर्क व निरीक्षण शक्ति का विकास होता था। यानी कि जिस जिज्ञासु छात्र जो छात्र ऐसे थे किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते थे, तो वो सक्रिय हो जाता था। उनका जो माइंड है ना एकदम ऑटोमेटिक तैयार हो जाता था कि ये क्या है, क्यों है, हम भी सुनेंगे, हम भी जानेंगे, है ना। और उनमें जब वे व्याख्यान को जो है कर लेते थे, एक बार सुन लेते थे, तो उनमें तर्क व निरीक्षण शक्ति का विकास होता था। यानी कि जब किसी चीज़ की जानकारी हो जाएगी तभी तो उसके बारे में बच्चे बता पाएंगे, ये ऐसे है, वो नो है ना। नेक्स्ट विधि है कथा कथन विधि। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कथा कथन विधि। एक, विषय वस्तु को रुचिकर बनाने के लिए उस समय बीच बीच में कथाएं सुनकर सुनाई जाती थी, जैसे पंचतंत्र आदि। ठीक है। तो पहले जो है कथा कथन विधि में क्या करते थे, विषय वस्तु को रुचिकर, यानी कि जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसे रुचिकर बनाने के लिए क्या करते थे, समय समय पर बीच बीच में कथाएं सुनाई जाती थी। जैसे कि पंचतंत्र आपने खूब पढ़ी होगी या देखी होगी, पंचतंत्र की कहानियाँ, है ना, या चंपक आज के टाइम पे जो है, तो ये काफ़ी अच्छी कहानियाँ होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा कहानी के माध्यम से ना सीखने के चक्कर में काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता था। तो ऐसे ही जो हैं गुरुजी होते थे वे कहानियाँ सुनाया करते थे जो कथा के रूप में होती थी। जैसे राम की कहानी सुना दी, श्री कृष्ण भगवान की कहानी सुना दी, है ना, तो महाभारत की कहानी सुना दी। उसके माध्यम से ज्ञान देते थे कि उन्होंने ये गलती करी थी और भविष्य में ये गलती नहीं करनी चाहिए, है ना। इस तरह से लाभ, अध्ययन को रुचिकर बनाने व सरल बनाने में सहायक। ठीक है। नेक्स्ट विधि है कक्षा नायक विधि। ठीक, कक्षा नायक विधि देखते हैं क्या है। गुरु के अनुपस्थिति की स्थिति में मेधावी छात्र गुरु के अन्य छात्रों को पढ़ाते थे। कक्षा नायक विधि मतलब कि जैसे मॉनिटर, अगर क्लास में जो बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं तो वो क्या करते हैं, जब टीचर क्लास में नहीं होता तो टीचर का कार्य कौन करता है, वे बच्चे करते हैं, वे छात्र करते हैं जो मॉनिटर होते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जब गुरुजी यानी कि जब टीचर नहीं होता था तो जो मेधावी छात्र यानी कि आज के टाइम के मॉनिटर बच्चे होते थे वे बाकी बच्चे को पढ़ाते थे। ठीक है। लाभ, शिक्षण करवाने वाले छात्र में आत्मविश्वास आता था। यानी कि जो बच्चा जो मॉनिटर है अगर वो बाकी बच्चों को पढ़ा रहा तो उसका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता था। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेधावी छात्र को शिक्षण परीक्षण मिल जाता था। जो मेधावी छात्र थे तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा मौका मिल जाता था, अच्छा प्रशिक्षण परीक्षण भी मिल जाता था कि टीचिंग ऐसे कराते हैं ना। तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट भी है, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट लिखा है वो सीटेट में आए हुए हैं। भाषण विधि। ठीक है। अब संस्कृत की विधि आती है भाषण विधि। कई बार गुरु विषय को स्पष्ट करने के लिए लंबे लंबे भाषण व व्याख्यान देते थे, ये कथा आदि का सहारा लेते थे। देखो भाषण विधि में क्या होता है कि भाषण का मतलब है कि लंबे समय तक चलने वाला। आपने देखा होगा कि न्यूज वगैरह में कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं, ठीक है, या राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, या योगी जी भाषण दे रहे हैं, कोई भी भाषण दे रहा है तो आप क्या कहते हैं लंबे समय तक नहीं सुन पाते, उससे बोर भी हो जाते हैं ना कि अरे उनका भाषण आ रहा है। ये तो भाषण का मतलब है कि कोई बात काफ़ी लंबे समय तक किसी एक पॉइंट पर कही जानी, किसी भी चीज़ के लिए कहा जाना, है ना। तो उस ये जो है भाषण, ठीक है, ये हमने पढ़ा समझा भाषण। अब आता है भाषण विधि। तो इसका मैटर जो है विद्यालय से ऐसे है कि पुराने समय में क्या होता था, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उन्हें किसी चीज़ को सिखाने के लिए, समझाने के लिए कथाओं का प्रयोग किया जाता था सबसे ज़्यादा। कथा का मतलब किसी भी कहानी वगैरह का बड़ी बड़ी जो कि काफ़ी लंबी लंबी होती थी, है ना, तो उसको कहते हैं व्याख्यान। जो लंबी लंबी करते थे तो उसे भाषण के द्वारा भी की जाती थी, है ना। तो जैसे कि मान लो कोई भी एक कहानी उन्होंने उठाई और उसको जो है पूरा अंत तक किया, पहले पूरी कहानी सुनाने के बाद फिर बच्चों से पूछते थे कि बताओ तुमने इससे क्या सीखा, है
ना। जैसे आज के वर्तमान में पंचतंत्र की कहानी, हम पूरी कहानी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूछते हैं छात्रों से कि बताओ इसमें आपने क्या सीखा। ठीक, तो ठीक वैसे ही पुराने समय में स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए गुरु क्या करते थे, भाषण का प्रयोग करते थे, जो व्याख्यान विधि का सहारा लेते थे। ठीक है, इसके लाभ, इससे छात्र को किसी विषय पर विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती थी। यानी कि भाषण विधि जो होती थी, इससे छात्र को क्या होता है, पूरी जानकारी मिल जाए। वो पूरी कहानी एक बार में सुन लेगा, तो फिर उस कहानी से मैटर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो उससे, वो सारा बता देगा। तो उसे पूरी जानकारी एक बार में मिल गई ना। नेक्स्ट विधि है व्याकरण विधि। संस्कृत शिक्षण की व्याकरण विधि। व्याकरण भाषा का प्राण तत्व है। भाषा के नियम व्याकरण के होते हैं, इसलिए भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण का ज्ञान दिया जाना आवश्यक था। वेदों के अध्ययन के समय पुराने समय में व्याकरण का विशेष पठन पाठन होता था। यानी कि व्याकरण जो है, आपको तो पता है, संस्कृत को अगर दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना है, हिंदी में करना है, तो व्याकरण का सहारा तो आज भी लेना पड़ेगा ना। अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो आपको व्याकरण का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। अब मैं आपको संस्कृत या हिंदी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, लिख रखी है मैंने, तो ये भी तो एक व्याकरण से ही हुई है ना। तो व्याकरण विधि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लाभ, भाषा का शुद्ध परिष्कृत व परिमार्जित ज्ञान प्राप्त हो जाता था। पाठशाला विधि के गुण व दोष। ठीक है, तो ये जितनी भी विधियाँ हमने पढ़ी ना, ये सभी पाठशाला विधि के अंतर्गत आ रही थी। अब इसके गुण और दोष हम देख लेते हैं। पहला गुण, ठीक है, सबसे पहला हम इसके गुण देखते हैं। नंबर 1, चरित्र निर्माण में सहायक। बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायक होती थी। मेधावी छात्रों में अधिक विकास होता था। जो मेधावी छात्र होता था, विकास का मतलब है उनका मानसिक विकास, ठीक है, उनका मेंटल विकास अच्छा होता था। नंबर 3, भारतीय संस्कृति व संस्कृत साहित्य के ज्ञान की प्राप्ति। यानी कि जो भारतीय संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसके साहित्य के प्रति भी ज्ञान की प्राप्ति होती थी। वरना अगर एक बार बताओ, अगर स्कूल में आज हम ही देखते हैं, अगर हमारा सीटेट के कंपटीशन में अगर संस्कृत ना हो तो क्या आप लोग पढ़ोगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। फिर आपको संस्कृत का ज्ञान कहाँ से होगा, है ना। तो ऐसे 4, शुरू में होने वाला मौखिक कार्य शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप। 5, शुद्ध उच्चारण का विकास व उच्चारण दोष समाप्त। संस्कृत को पढ़ने से जितना ज़्यादा बच्चा पढ़ेगा उतना उसका उच्चारण शुद्ध होता है। कंठस्थीकरण का विकास, याद करने की क्षमता बढ़ती है। स्मरण शक्ति का विकास, यानी कि स्मरण शक्ति और कंठस्थ एक ही बात है ना, दोनों एक ही बात है। तो मतलब जो है स्टोर, माइंड में स्टोर करने की शक्ति बढ़ती है, जिसे बोलते हैं ना वो प्याज स्कीमा में स्टोर करने की। दोष, अब आता है इसके दोष। ठीक है, दोष में नंबर 1 है मंदबुद्धि बालकों का पिछड़ जाना। जो मंदबुद्धि बच्चे होते थे, जो मतलब धीमी गति से पढ़ने वाले बच्चे होते थे, जिनका मानसिक IQ थोड़ी कम होती थी, तो वे बच्चे इसमें पिछड़ जाते थे, क्योंकि वो तेज़ी से जल्दी से नहीं पढ़ पाएंगे, उनके लिए हार्ड हो गई ना ये, इसीलिए। मनोवैज्ञानिक शिक्षण का अभाव, इसमें मनोवैज्ञानिक विधि बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक लर्निंग पर जोर नहीं देता, लर्निंग में जो है कंठस्थीकरण पर जोर नहीं देता, है ना। तो ये मनोवैज्ञानिक तो है ही नहीं, जहाँ पे भी याद करना होगा वहाँ मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होगी। शिक्षण में अंतःक्रिया का अभाव, शिक्षण में जो है अंतःक्रिया का अभाव होता था, केवल गुरु गुरु कहता था, बच्चे तो बेचारे बोल ही नहीं पाते थे ज़्यादा, बस उसका अनुकरण करते थे। नंबर 4, शारीरिक व सामाजिक विकास, बच्चे का शारीरिक और सामाजिक दोनों प्रकार का विकास होता था। 5, कठोर अनुशासन नीरस शिक्षण में नीरसता, यानी कि इसका ये सबसे बड़ा दोष है कि कठोर अनुशासन था, कि गुरुजी ने जो अनुशासन बना रखा वही होता है। नीरस शिक्षण, हमेशा याद करना, बच्चा कहाँ तक याद करेगा, है ना। तो ये इसमें वो था, दोष था इसका। ठीक वैसे ही शारीरिक और सामाजिक विकास भी नहीं होता। सामाजिक विकास कैसे होगा जब बच्चा खुद अंतर्क्रिया ज़्यादा कर नहीं पा रहा, खुद बोल नहीं पा रहा है ना, उसे समाज अपने अनुसार समाज नहीं मिल रहा, उसे तो गुरुजी के अनुसार समाज मिल रहा है ना। नंबर 6, मौखिक पक्ष का विकास, लेखन का नहीं। अब इसमें लिखने का तो बिल्कुल भी रोल नहीं है ना, सारा क्या है, याद करना, कंठस्थ करना, यही है सब कुछ। तो लेखन तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, तो बच्चा लिखने में गलतियाँ करेगा। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का कोई स्थान नहीं,
इसमें जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का कोई भी स्थान नहीं होता था, है ना। अब आता है चैप्टर नंबर 4 का, हम करते हैं अनुवाद व्याकरण अनुवाद विधि, जिसे भंडारण विधि भी कहते हैं। अभी हमने बांटी थी ना आपको 2 रूप में विधियाँ, है ना, तो उसमें से अब ये सेकंड वाली चल रही है व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारण विधि। ठीक है, चलो इसे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। नंबर 1, यह विधि 1835 में लॉर्ड मेकाले द्वारा विकसित शिक्षा पद्धति का ही रूप है। एक मिनट, 1835 है ना, 1835 ही होगा। यह विधि 1835 में लॉर्ड मेकाले द्वारा विकसित शिक्षा पद्धति की का ही रूप है। यानी कि लॉर्ड मेकाले में हैं जिन्होंने इंग्लिश आज जो भारत में है इनके द्वारा ये है ना, तो इनका ही एक रूप है ये भी। कौन सी? व्याकरण अनुवाद विधि। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा इस विधि का प्रारंभ किया गया, इसलिए इसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस विधि का नाम जो भंडारकर, व्याकरण विधि को जो हम भंडारकर विधि कहते हैं, वो क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा यह विधि लाई गई। तो भंडारकर से क्या हो गया? भंडारकर विधि, है ना। ऐसे से आपस में टच करके ना आप याद भी रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि पर डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, एक है मार्गोपदेशिका, दूसरी है संस्कृत मंदिरांत। ठीक है, इनकी ये 2 पुस्तक हैं। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, संस्कृत से अंग्रेजी और अंग्रेजी से संस्कृत में अनुवाद किया जा सकता है। एक ये इम्पोर्टेंट है, इस विधि पर वामन शिवरामटे ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है? स्टूडेंट गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन। ऐसे ये अगर नाम आता है स्टूडेंट गाइड टू संस्कृत कंपोजिशन, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है वामन शिव रामटे। ठीक है, नेक्स्ट विधि है इस विधि के माध्यम से कंठस्थीकरण की अपेक्षा बोध शक्ति को जागृत करना और अभ्यास पर बल दिया जाता है। इस विधि से क्या होता है? अभ्यास पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता था, वो भी किस पर? कंठस्थीकरण के द्वारा। इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण पाठ की उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है। उस व्याकरण नियम का पर्याप्त अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास के लिए नवीन शब्द बताए जाते हैं। नेक्स्ट है उन वाक्यों के अभ्यास हेतु शब्दकोश से नए नए शब्द का बोध कराया जाता है। ठीक है, ये क्या कराया जाता है? नए नए शब्दों का बोध मतलब ज्ञान, तो नए नए शब्दों का ज्ञान कराया जाता है शब्दकोश यानी शब्दों के भंडार में से। नेक्स्ट है व्याकरण अनुवाद विधि के 4 सोपान। ठीक है, सोपान को ध्यान से देखना। नंबर 1, व्याकरण पाठ उदाहरण सहित वाक्य का अभ्यास। व्याकरण पाठ का मीनिंग है उदाहरण सहित वाक्य का अभ्यास, वाक्य व अभ्यास। नंबर 2, प्रथम भाषा संस्कृत से द्वितीय भाषा अंग्रेजी में अनुवाद। तीसरा है द्वितीय भाषा संस्कृत अंग्रेजी से द्वितीय भाषा अंग्रेजी से प्रथम भाषा संस्कृत में अनुवाद। 4, शब्दकोश का ज्ञान। ये क्या है? ये 4 सोपान हैं किसके? व्याकरण अनुवाद विधि के 4 सोपान हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं व्याकरण अनुवाद विधि के गुण वह दोष। भंडारकर विधि जो है हमारी व्याकरण विधि या भंडारकर विधि है, उसके क्या हम देख रहे हैं? गुण और दोष देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है गुण। इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर एक मात्रा और मनोवैज्ञानिक नियमों पर ध्यान दिया जाता था। यानी कि 1, 2, 3 इन 4 पॉइंटों पर ध्यान दिया जाता था। ठीक है, क्या? सरल से कठिन की ओर। पहले चीज़ें सरल होती थी और बाद में कठिन होती थी, है ना। ज्ञात से अज्ञात की, जिससे पहले छात्र जानता था
फिर जिसे छात्र नहीं जानता था उसकी तरफ होती थी। मनोवैज्ञानिक नियमों पर भी ध्यान दिया जाता था, जो कि आज के समय पे मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार शिक्षण कैसा होना चाहिए उन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता था। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता था, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कठिन नियम हटाकर सरल वर्गीकृत प्रस्तुत किया जाता था। जो काफ़ी कठोर नियम होते थे, जो बच्चों की समझ से दूर थे, ठीक है, उनको छोटा छोटा भागों में बांटकर उन्हें सरल रूप में बताया जाता था। अब इसके दोष हैं। उच्चारण गति प्रवाह साहित्य का अभाव होता था। भाषण व श्रवण का विकास नहीं हो पाता था इस विधि में। ठीक है, व्याकरण अनुवाद पर अधिक बल दिया जाता था, जिसमें जो है व्याकरण का जो अनुवाद है वो सबसे ज़्यादा कराया जाता था। तो फ्रेंड, चैप्टर नंबर 4 तक आज हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी की आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, बाय बाय।